हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यू ऑल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग का विषय है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सिलेबस को समझना। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे इंग्लिश का एक अहम जो है रोल है। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके क्वेश्चंस को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को अगर हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ ले, बेसिक फंडामेंटल से लेकर के चले, तो शायद ये आपको सबसे आसान सा सब्जेक्ट लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सिलेबस। ये जो सिलेबस है वो उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछी जाती है। जब हम बात करें बैंकिंग का, एसएससी का या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स का जिनका सिलेबस में इंग्लिश है, आपको इसी को पढ़ना है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का पूरा जो वर्ल्ड है वो यही है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं इंट्रोडक्शन में और सीधा अपने आज का मुख्य पॉइंट पे आते हैं, सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने यहां पे ऑलरेडी हेडिंग दे दिया है सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो जब भी हम बात करते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, तो हमें यह बात को समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। जब इसको स्टडी करना होगा तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इन्हीं 3 पार्ट से इनके सारे टॉपिक को हम समझते हैं कि हमें एग्जाम्स में क्या क्या पढ़ना है। सच्चाई तो यह है कि आज इतने ज्यादा जो है कि बुक्स अवेलेबल हैं, इतने ज्यादा जो है ऑनलाइन चैनल्स अवेलेबल है, जहां पे हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हमें तमाम उन चीजों को बता दिया जाता है जिसको पढ़ करके हम एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाने का पर्पस हमारा ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में हमें स्कॉलर बनाना है, विद्वान बनाना है। हमारा पूरा पर्पस है कि एग्जाम्स में आप क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको हमने बता दिया कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारा होता है वो पहला पार्ट होता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर। ये देखा जाए, ये जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर है, इससे कितने क्वेश्चन राइज होते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखना। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, वो कभी कभी 3 क्वेश्चंस, 5 और 7 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 हो जाता है। खास करके बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो ऐसा देखा गया है अलग अलग सेट्स में कि कभी कभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर से क्वेश्चंस नहीं होता है। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर से क्वेश्चन ही नहीं होता है तो इसको हम ना पढ़ें, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा इसलिए बताया हूं कि ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा कवर करने के लिए आपको इस पे पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए। इसलिए हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर को पूरे टॉपिक्स को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आगे का पॉइंट्स कुछ भी हमसे क्लियर नहीं होने वाला है। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे क्या होंगे, तो 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। एसएससी की बात करें तो 10 से 15 तक भी एसएससी सीजीएल के मेंस में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल की बात करें तो यही टॉपिक होता है। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर से क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है वो है कॉमन ईयर। अब ये कॉमन ईयर भी जो है वो 2 भाग में बढ़ चुका है। एक हो गया है ओल्ड पैटर्न और दूसरा हो गया है न्यू पैटर्न। अब आपको यह समझना होगा कि ये ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न क्या है। ओल्ड पैटर्न जो आज भी एसएससी में पूछा जाता है, और जितने भी बुक्स वगैरह आप देखते होगे कॉमन ईयर का क्वेश्चंस कहते होगे, तो उसमें आपको यही दिखता होगा कि एक सेंटेंस को ए बी सी डी ई भाग में बांट दिया जाता है और आपसे यह पूछा जाता है कि ये किस पार्ट में गलती है। जिस पार्ट में गलती होता है वही आपका आंसर होता है, और ये जो गलती होता है वो केवल एक पार्ट में होता है।
या तो ए में होगा, या बी में होगा, या सी में होगा, या डी में होगा। मतलब कि सेंटेंस को 5 भाग में जो बांटते हैं ए बी सी डी ई, या 4 भाग में बांटते हैं ए बी सी डी, तो इसमें जो गलती होता है वो केवल एक पार्ट में होता है। इसे हम लोग कहते हैं ओल्ड पैटर्न। आजकल के एग्जाम्स में खास करके आईबीपीएस के द्वारा ये हमें देखने को मिला है न्यू पैटर्न। यहां पे क्या होता है कि एक सेंटेंस को ए बी सी डी ई में बांट दिया जाता है और हमसे यह पूछा जाता है कि इसमें से एक से ज्यादा भागों में गलती होगा। यानी कि हो सकता है कि गलती ए और डी दोनों में हो, बी और सी दोनों में हो, ए और सी दोनों में हो, या हमसे यह पूछा जा सकता है कि इसमें से जो है कि किसमें गलती नहीं है, किसमें गलती है यह पूछा जा सकता है, और किसमें गलती नहीं है यह भी पूछा जा सकता है। तो ये जो नया पैटर्न बनता है ये काफी जो है इंटरेस्टिंग बना है। हालांकि नए बच्चों के लिए दिक्कत है, या फिर वो पुराने बच्चे जो कि हमेशा केवल ओल्ड पैटर्न पे प्रैक्टिस किए हैं उनको भी यहां पे दिक्कत बनेगी। कोई बात नहीं है, हम लोग सिस्टमेटिकली क्लासेस को अब रन करेंगे और ये तमाम चीजों को आपके सामने लाएंगे। बिल्कुल इंग्लिश को एक ऐसी भाषा में समझाएंगे, इतना आसान भाषा में समझाएंगे कि आपको ये जो है टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो है वो आसान लगने लगेगा एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इंग्लिश। चलिए, तो कॉमन ईयर को 2 भाग में मैंने दिखा दिया, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न खास करके जो पूछा जा रहा है वो आईबीपीएस में पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन आने वाले समय में ये दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा टॉपिक जो पढ़ना होता है वो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसके उस सेंटेंस के कुछ भाग को या तो हम बोल्ड कह देते हैं या इटैलिक कह देते हैं, और हमें यह ढूंढना होता है कि जो बोल्ड वाला भाग है, जो इटैलिक वाला भाग है, उसी में गलती है, और उस गलती को सुधारने के लिए सही फॉर्म क्या होगा, वहां पे सही ऑप्शंस क्या होगा, उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाते हैं ABCD, और हमें उनमें से चुनना होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछी जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जो आप सबको पता है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर है, इसको पढ़ने के लिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, कॉमन ईयर, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, आखिर इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो पूरे ग्रामर की बात करें तो यहां पे हमारे लिए 15 चैप्टर्स होता है, 15 चैप्टर्स होता है, और वही 15 चैप्टर्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए एक बार उनका इंट्रोडक्शन हम आपके साथ करवाते हैं। पहला टॉपिक है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, मॉडल्स, WH वर्ड्स, और यहां ध्यान दीजिएगा सिंटैक्स, आर्टिकल्स। कह सकते हैं कि पूरा ग्रामर जो है वो यही 15 चैप्टर पे, खास करके जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, तो यही 15 चैप्टर्स है जो कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का बैकबोन है। ये 15 चैप्टर का कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि फंडामेंटल टू द जानेंगे डिफिकल्ट लेवल। ऐसा नहीं है कि हम लोग बीचों बीच से पढ़ लेंगे। आजकल मैक्सिमम समस्या क्या होता है बच्चों के साथ कि वो पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ लेते हैं और उनसे यही नहीं पता चलता है कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, एडवर्ब कौन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है, इंफैटिक प्रोनाउन कौन है। तो जब तक ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पहचान पाओगे, तब तक जितने भी नियम आपको लिखा दिए गए हैं कॉपी में, जितना भी रूल्स आपने लिखा है, मेंशन किया है कॉपी में, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम आपको यह करना है इंग्लिश में कि आपको चीजों को समझना है कि इसमें एडवर्ब कौन है, एडजेक्टिव कौन है, प्रीपोजिशन कौन है, कंजंक्शन कौन है, सीन्स कब कंजंक्शन होता है, सीन्स कब जो है वो प्रीपोजिशन होता है। इन तमाम चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मेरा कहने का यह मतलब है कि हम लोग को इस लेवल से पढ़ना पड़ेगा जहां से पूरे बेसिक से चलेंगे, फंडामेंटल से चलेंगे, और बिल्कुल जो टफेस्ट लेवल होता है वहां तक हम लोग चलेंगे। अगर इस चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं तो इंग्लिश विल बी इंटरेस्टिंग एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। चलिए, तो ये पहला पार्ट हमारा था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर को हमने देख लिया। सेकंड पार्ट जो है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन। कहने के लिए कहा जाता है कि यही कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो यही से पूछे जाते हैं। और मैंने यहां पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लिखा है 20, 25, 30, और कभी कभी तो ये इससे भी आगे बढ़ जाता है। अब आप बात को समझिए कि इसका इंपॉर्टेंस इसी से समझिए कि अगर टोटल 50 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जहां पे 50 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, वहां पे 30 क्वेश्चंस भी इंग्लिश का केवल कॉम्प्रिहेंशन से पूछ लिया जाता है। इसी से आप इसके इंपॉर्टेंस का पता लगा सकते हैं।
आप समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन में, है ना, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट्स है वर्ड अरेंजमेंट। ये वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है? एक सेंटेंस के कुछ पर्टिकुलर वर्ड होते हैं और उसी को हमको अरेंज करना होता है। ये जो हमें मिलता है वो जंबल में मिलता है और उसे हमें अरेंज करना होता है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉलो करके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का ये जो स्ट्रक्चर है इसको फॉलो करके इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। खैर, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है। इसका ये आजकल जो है कि बैंक और एसएससी में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन इसका कंसेप्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट का कंसेप्ट बनाने के लिए इसको पढ़ने की आवश्यकता है दोस्तों। उन बच्चों के लिए जो कि डिफेंस का एग्जाम देते हैं, खास करके एयरफोर्स, नेवी और जो है कि एग्जाम्स में बैठते हैं, तो उनके लिए यह इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे देखेंगे, यहां पे एक सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको हमको अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, जो कि हर एग्जाम्स में आपको दिखता है। सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है वो आजकल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सीधा सीधी इसको कह सकते हैं बैंक टाइप और एसएससी टाइप। ये बैंक टाइप और एसएससी टाइप क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का कोशिश कीजिए। जब हम बैंक टाइप की बात करते हैं तो यहां पे होता क्या है कि 5, 6, 7 सेंटेंसेस को दे दिया जाता है और उसी में से हमको अरेंज करना होता है, और अरेंज करके ये बताना होता है कि पहला सेंटेंस कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन है, दूसरा कौन है। ये बैंक वाले में। इसमें से एक बात और समझना होगा कि बैंक में एक सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन जब पूछता है तो वहां से नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 होते हैं। बैंक में जब भी एक क्वेश्चन से यहां से पूछा जाता है तो खास करके ये जंबल में 5 क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि आईबीपीएस के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस में देखा गया है कि एक एक भी पूछा गया है, लेकिन ज्यादा चांसेस होता है कि एक क्वेश्चन मतलब उसमें से 5 नंबर आपको मिलने हैं। एसएससी की बात करें तो एसएससी का जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है। एसएससी हमेशा होता है पीक्यूआईएस के फॉर्म में। अच्छा, पीक्यूआईएस फॉर्म तो एक होता है, दूसरा होता है S1 और फिर पीक्यूआईएस और फिर होता है S6। और जितने भी लोग एनडीए और सीडीएस का तैयारी करते हैं उनको भी इसी पैटर्न में पूछा जाता है। S1 और S6 क्या होता है कि सेंटेंस पहला फिक्स होता है कि यही होगा, सेंटेंस छठा फिक्स होता है कि लास्ट सेंटेंस यही होगा, हमें बीच के 4 सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है। पीक्यूआईएस में क्या होता है कि 4 सेंटेंसेस होता है, उसको हमको अरेंज करना होता है, पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। बैंक वाले में क्या होता है कि मान लिया कि ABCDEFG ये जो है 7 सेंटेंसेस दे दिया गया और सातों को हमको अरेंज करना होता है कि इसमें से पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा, पांचवा कौन होगा, लास्ट कौन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंक में ये होता है, जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं तो यहां से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी क्या कहता है कि वो पीक्यूआईएस पूछे या S1 S6 पूछे, एनडीए भी पीक्यूआईएस पूछे और S1 S6 पूछे, इससे क्या कहता है कि एक क्वेश्चन से एक नंबर होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 5-6 होता है। और खास करके सीजीएल मेंस वगैरह की बात करोगे, सीपीओ मेंस वगैरह की बात करोगे, तो ये तो यहां से ये जो है सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस में 10 से 15 क्वेश्चंस, कभी कभी तो 20 क्वेश्चंस तक भी देखा गया है। तो कॉम्प्रिहेंशन का सबसे पहला पार्ट जो आपने देखा वो वर्ड अरेंजमेंट। ये हमारे केवल अपने फंडामेंटल को इंप्रूव करने के लिए पढ़ना है, बेसिक्स के लिए पढ़ना है, या फिर उन बच्चों को पढ़ना है जो एयरफोर्स नेवी के एग्जाम्स में जाएंगे। ये पढ़ने से हमें बेनिफिट कहां मिलेगा? तो सेंटेंस अरेंजमेंट में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे हमें करना है। सेकंड नंबर पे हमने लिखा है डबल फिलर्स। आजकल आप देखे होंगे कि एक ही सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो ब्लैंक्स 2 होता है, 2 ब्लैंक्स होता है और नीचे जो है मल्टीपल ऑप्शंस देखा जाता है, उसमें से हमें फिल करना होता है। तो ये डबल फिलर्स भी हम इसको कॉम्प्रिहेंशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास है वो है क्लोज टेस्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपसे 30 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जा रहा है तो वहां पे 3 से 5 क्वेश्चंस होता है क्लोज टेस्ट का। किसका होता है? ये क्लोज टेस्ट का, सीटी क्लोज टेस्ट का। अगर ये 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए या 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन होते हैं 10। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट होता क्या है? तो एक पैसेज होता है, उसी पैसेज से कुछ कुछ वर्ड को जो है हटा दिया जाता है, और जहां पर वर्ड को हटा दिया जाता है वहां पे 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग दे दी जाती है, और उसी नंबरिंग के लिए नीचे मल्टीपल ऑप्शंस दिया जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, सेंटेंस अरेंजमेंट हो या आपका क्लोज टेस्ट हो, ये सब पढ़ने का जो है वो कुछ
ट्रिक्स हैं, हम लोग इसमें ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस समय से ही 50 to 60% क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा ट्रिक से। बाकी के लिए आपका नॉलेज ऑफ ग्रामर होना चाहिए जो कि हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। अगर उसमें भी आप सही से रहते हैं, ढंग से पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं तो वो चीजें आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो क्लोज टेस्ट हो गया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद है पैसेज, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी एग्जाम्स में चले जाओ जहां भी इंग्लिश पूछी जाती है वहां पे पैसेज का क्वेश्चन होता है, एक पैसेज तो होता ही होता है। कभी कभी तो यह देखा गया है कि पैसेज का क्वेश्चन जो होता है वो एक से ज्यादा पैसेजेस दे दी जाते हैं। कभी कभी एक पैसेज में 5 क्वेश्चन होता है, कभी कभी एक पैसेज में 7 क्वेश्चन होता है, कभी एक पैसेज में 10 क्वेश्चन होता है, और कभी कभी एग्जाम्स में नंबर ऑफ पैसेज ही एक से ज्यादा हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है। तो हम लोगों ने दूसरा पार्ट को भी देख लिया, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमें समझने के लिए। यही वो सेक्शन है जो हमें एग्जाम में क्वालिफाई करवाता है और मेरिट लिस्ट में लेकर के जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट का, जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकैब्स। कहने के लिए तो यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 5, 7 या 10 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये सेक्शन थोड़ा सा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की अपेक्षा टफ होता है। इसलिए टफ होता है क्योंकि यहां पे हमें जो है टीचर्स, बीइंग ए टीचर, यहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, यहां पे स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है। यहां पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतना है कि हम आपको 5000 इडियम्स एंड फ्रेजेस में से 500 लिखवा दे और उसमें से 5 आपके एग्जाम्स में आ जाए, ये हमारा जो है रोल है। लेकिन जब मैं 500 पढ़ा दूं और उसको आप रिवीजन ही नहीं करोगे, उससे सेंटेंस ही नहीं बनाओगे घर पे बैठ करके, तब ये टॉपिक को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं बताया हूं कि वोकैब सेक्शन बहुत हद तक आपके मेहनत पर डिपेंड करेगा, जबकि पहला और दूसरा सेक्शन जो हम लोगों ने देखा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है सिवाय एबीसीडी के। अगर आपको एबीसीडी आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, तो सब हम पढ़ा देंगे, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहां पे इफर्ट आपकी ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं कि वोकैब्स में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है साइनोनिम्स, दूसरा होता है एंटोनिम्स। साइनोनिम्स क्या होता है? सिमिलर वर्ड, हमें पिक करना होता है सिमिलर वर्ड। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड। तीसरा जो है होमोफोन्स या होमोनिम्स, ये क्या होता है? एक से ज्यादा वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है, उनके बीच के डिफरेंसेस को देखना होता है होमोफोन्स या होमोनिम्स में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये खास करके एसएससी वाले बच्चे, बैंक वाले बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, बाकी दोनों सबको पढ़ेंगे। बैंक वाले बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे, ओडब्ल्यूएस को, बाकी शायद सबके दोनों के लिए सेम है। एसएससी वाले बच्चे सारे पढ़ेंगे, ये ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, इसी को कहते हैं न्यूज़पेपर वर्ड्स। हम लोग को देखना होता है कि न्यूज़पेपर में जो लेटेस्ट आर्टिकल्स आए हैं, जो करंट अफेयर्स आए हैं, उसमें से वैसे कौन कौन से वर्ड हैं जो उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है, हाई फ्रीक्वेंसी में हुआ है। उन वर्ड को हमें सेलेक्ट करना होता है और सेलेक्ट करके जो है हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद फॉरेन वर्ड्स, कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉरेन वर्ड से मिल जाता है, इसकी लिस्ट हम आपको देंगे, उसी में से आपका क्वेश्चन जो इससे राइज होता है वो लगभग आ जाएगा। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब्स, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसको, फ्रेजल वर्ब्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जब देखेंगे कि एक ही वर्ब में केवल प्रीपोजिशन को चेंज करने से उसका पूरा का पूरा मीनिंग बदल जाता है, ऐसे वर्ब्स को हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहेंगे और इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। ये जो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है, इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है नाउन्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, नाउन्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। दूसरा होता है एडजेक्टिव्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, और तीसरा होता है वर्ब्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। इसका कहने का मतलब हुआ कि पार्टिकुलर नाउन के साथ कोई पार्टिकुलर प्रीपोजिशन आता है, कोई पार्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ एक खास प्रीपोजिशन आता है, पार्टिकुलर वर्ब के साथ पार्टिकुलर प्रीपोजिशन ही आएगा। इनकी लिस्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा और ये तीनों इसी में इंक्लूडेड है, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन में। कुछ और टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहां पे नहीं लिखे हैं। उसमें आता है, एक तो हो गया नोमी, इसको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा कंपैरिजन, ये आपको कंपैरिजन भी पढ़ना पड़ेगा, यहां से भी क्वेश्चंस कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जो है हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये जो सिलेबस है इसको आप बिल्कुल कॉपी पे नोट कर लीजिए और हम लोग टॉपिक वाइज इसको आगे के क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
यहां तक कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो है क्वेश्चंस भेज दीजिए।